गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछली क्लास में फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे, फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की जो मैकेनिज्म होती है, इसी में तुम लोगों को एक टॉपिक और है, पॉलीस्पर्मी। वैसे तो मैंने इसको पिछले क्लास में ही बताया हुआ है। पॉलीस्पर्मी मतलब क्या होता है कि कई स्पर्म, जैसे हम पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन मैकेनिज्म, ठीक है, जैसा, और ये उसमें मैं बता ही चुकी हूँ कि जब एग में जनरली एग में एक स्पर्म एंट्री करता है, ठीक है, तो अब वो जो स्पर्म है अंदर एंट्री कर रहा है, उसके बाद उसी जगह से कई और स्पर्म भी आ सकते हैं। तो ये प्रिवेंट कैसे होगा? तो जैसे उसकी मैकेनिज्म मैंने बताई दी थी, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, कि जैसे ही स्पर्म का जो वो माइक्रोपाइल जो फर्टिलाइजेशन साइट पर पहुंचता है, तो वहां पर क्या होगा, एक पैसेज बन जाएगा। दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ओवा और स्पर्म की, ये फ्यूज हो जाएगी और एक पैसेज बन जाएगा। उससे जो स्पर्म का न्यूक्लियस और मिडिल पीस है वो ओवा में अंदर एंटर होके और दोनों फ्यूज हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस होती है फ्यूज होने की, स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवा का न्यूक्लियस, ये कहलाती है एम्फीमिक्सिस। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं उभय मिश्रण। ठीक है, एम्फीमिक्सिस। दोनों का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब उसका न्यूक्लियस स्पर्म का अंदर आएगा ओवा के, तो उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होगी, इधर ओवा की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होगी और दोनों के क्रोमैटिन नेटवर्क मिल गए और एक नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। ये कहलाता है जाइगोट। ठीक है, और जो सेंट्रियोल होते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स बना लेते हैं। तो वो सेंट्रियोल, और ये सेंट्रियोल किसका होगा? स्पर्म का। ठीक है, स्पर्म का जो मिडिल पीस अंदर आया है उसके सेंट्रियोल जो होते हैं वो क्या बनाएंगे? वो स्पिंडल फाइबर बनाएंगे और वो स्पिंडल फाइबर पर जो क्रोमोसोम है, अपनी अपनी जो उनका पेयर होता है क्रोमोसोम का, वो पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, और डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, जैसा हम आगे आगे की यूनिट्स में पढ़ेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड ओवा, ये एम्फीमिक्सिस या उभय मिश्रण कहलाती है। ठीक है, तो इसी के जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर आया, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ये साइज में बड़े होकर एक पूरी एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं, जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहते हैं। और उसके कारण क्या होगा, इस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के कारण और स्पर्म उस जगह से अंदर ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी अगर ये क्वेश्चन आता है कि पॉलीस्पर्मी क्या होती है? पॉलीस्पर्मी मतलब कई स्पर्म्स का अंदर एंटर होना। ठीक है, और इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो ये प्रोसेस है, तो इसमें आप ये बता सकते हो। ठीक है, इसके बाद इसमें है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन या निषेचन कितने प्रकार का होता है? तो कई बार हम जैसे अलग अलग हम एनिमल्स आज तक पढ़ते आए हैं, तो उसमें अलग अलग, जैसे हम कहते हैं एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन। एक्सटर्नल नाम से क्लियर है, जो भी गैमीट्स होंगे वो बॉडी के अंदर फ्यूज नहीं होते। युग्मक कहाँ फ्यूज होंगे? बॉडी के बाहर। अब वो पानी भी हो सकता है जनरली। ठीक है, तो ये जो गैमीट होते हैं फीमेल की बॉडी के बाहर फ्यूज होंगे और जनरली ये जो रहेंगे पानी वाले जो एम्फीबियंस हो, पानी वाले जो कॉर्डेट्स हो, पानी वाले जो एनिमल्स होते हैं, क्योंकि हवा में और उसमें तो होना फ्यूज बहुत मुश्किल है। तो पानी में जो जनरली जैसे फिशेज हो गई, एम्फीबियंस हो गए, ठीक है, और जो कुछ लोअर कॉर्डेट जो बिल्कुल स्टार्टिक के हम पढ़ते हैं ना, हेमिकॉर्डेट्स या यूरोकॉर्डेट्स, वो जो लोअर कॉर्डेट है उनमें इस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है, इंटरनल में क्या होगा, बॉडी जो फीमेल है उसकी बॉडी के किसी भी एक पार्ट में जो गैमीट्स होते हैं, युग्मक होते हैं, वो फ्यूज होंगे। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे। तो वो जनरली ये सभी टेरेस्ट्रियल एनिमल में ये इसी टाइप का फर्टिलाइजेशन रहता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इसको सेल्फ नाम से क्लियर है, स्वनिषेचन। मतलब जो एक ऑर्गेनिज्म होगा उसी के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, उसी का स्पर्म उसी के ओवा से फ्यूज होगा। ठीक है,
तो ये कहलाता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ इसको हम एंडोगैमी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो गैमीट है वो किस एक ही पेरेंट से डिराइव होते हैं, जो युग्मक होंगे एक ही पेरेंट से मिलेंगे। जनरली क्या होता है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, उससे गैमीट आते हैं। बट इसमें क्या होगा, जो दोनों गैमीट हैं वो एक ही पेरेंट में रहेंगे, इसलिए इसे यूनिपेरेंटल कहते हैं। जैसे टीना सोलियम हो गया, फैसियोला हो गया, इनमें इसी टाइप से रहता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसको एक्सोगैमी कहते हैं, ठीक है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन की मेल और फीमेल, भले ही उनमें एक ऑर्गन हो, पर एक का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, एक का गैमीट दूसरे के गैमीट से फ्यूज होगा, इसको एक्सोगैमी कहते हैं। ये बाइपेरेंटल हो गया। आइसोगैमी फर्टिलाइजेशन, आइसो मतलब क्या हुआ, सेम। तो जब गैमीट्स जो होते हैं स्ट्रक्चर वाइज, मतलब संरचना में, मॉर्फोलॉजी हो गई उसकी, और फिजियोलॉजी जो कार्य उनका हो रहा है, जब वो सब तरीके से सेम होते हैं तो उससे फर्टिलाइजेशन आइसोगैमी कहते हैं, जैसे मोनोसिस्टिस में, ठीक है। एनाइसोगैमी मॉर्फोलॉजी की, मतलब जैसे हम इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल बताया है, हम ह्यूमन बीइंग का स्पर्म और ओवा पढ़ा, तो देखो स्ट्रक्चर में भी दोनों अलग है, स्पर्म और ओवा का फंक्शन भी दोनों को बिल्कुल अलग है। एक मोटाइल होता है, एक नॉन मोटाइल होता है। तो बिल्कुल जब मॉर्फोलॉजिकली, मतलब अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से और क्रिया बॉडी के उसके स्पर्म और ओवा की क्रियात्मकता के आधार पर, तो फिजियोलॉजी जब दोनों ही अलग अलग होगी तो वो एनाइसोगैमी कहलाती है। तो ये जनरली ऑलमोस्ट ऑल वर्टिब्रेट्स में से रहेगा। एक होता है मोनोस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन, मोनो मतलब सिंगल, स्पर्मिक मतलब एक स्पर्म। तो एक ओवा को जब एक स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो मोनोस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पॉलीस्पर्मिक जब एक ओवा को, ठीक है, कई स्पर्म फर्टिलाइज कर सकते हैं, या कई ओवा को कई स्पर्म, तो ये क्या कहलाएगा कि पॉलीस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन है। ये हो सकता है कभी 1 मार्क में, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें आपको पूछ लिया जाए, तो एक बार इसके क्या डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें एक, जैसे मैंने फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन रिएक्शन बताया था, ठीक है। तो हो सकता है कभी उसमें गैमोन्स पूछ लें, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा और इसको क्लियर कर रही हूँ कि ये केमिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो निषेचन है उसकी रासायनिकी, कि क्या चीज होती है जिसके कारण स्पर्म ओवा तक पहुंचता है और ओवा के ऊपर कई स्पर्म चिपक जाते हैं आके। तो क्या चीज ऐसी होती है, तो ये केमिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होगा, ये जो हॉर्मोन्स हैं, जो ये स्पर्म और ओवा जो हॉर्मोन्स सिक्रीट कर रहे हैं, वो केमिकल नेचर के होते हैं, रासायनिक प्रकृति के होते हैं। तो ऐसे जो हॉर्मोन्स रहते हैं उनको कहते हैं गैमोन्स, ठीक है। कहाँ से सिक्रीट होंगे, ये स्पर्म और ओवा मतलब गैमीट से सिक्रीट होते हैं ये हॉर्मोन्स, जो केमिकल नेचर के होंगे, इनको कहेंगे गैमोन्स। अब ये जो गैमोन्स हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एंड्रोगैमोन्स और गाइनोगैमोन्स, ठीक है। एंड्रोगैमोन्स और गाइनोगैमोन्स। जो एंड्रोगैमोन्स हैं ये कहाँ से सिक्रीट होंगे, स्पर्म से, मेल से, ठीक है। और गाइनोगैमोन्स जो होते हैं ये फीमेल से सिक्रीट होते हैं, मतलब उसके ओवा से। अब ये दोनों भी 2 टाइप के होते हैं, एंड्रोगैमोन्स, एंड्रोगैमोन 1 और एंड्रोगैमोन 2। वैसे ही गाइनोगैमोन जो होते हैं वो भी 2, गाइनोगैमोन 1 और गाइनोगैमोन 2, ठीक है। 2 टाइप के दोनों हॉर्मोन्स 1 और 2 होते हैं। ये तो होंगे स्पर्म से सिक्रीट, ये होंगे ओवा से सिक्रीट। अब इन सब का फंक्शन अलग अलग है। जो एंड्रोगैमोन 1 है ये क्या करता है, ये स्पर्म की एक्टिविटी को स्लो करता है। मतलब जब स्टार्टिंग में स्पर्म बन रहे होते हैं तो ये उनकी जो तीव्रता होती है जिससे ये
इनिशिएट होते हैं अपने ओवा तक पहुंचने में, उसकी एक्टिविटी को स्लो रखते हैं, ठीक है। और एंड्रोगेमोन 2 जो रहता है वो क्या करेगा, ओवा के चारों ओर जो जेलेटिन का एक कवरिंग रहती है उसको डिसॉल्व करता है, ठीक है। तो जब डिसॉल्व करेगा तभी तो स्पर्म का न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसॉल्व होगी, तो जेलेटिन की कवरिंग को वो डिसॉल्व करता है। और ये इंपॉर्टेंट किस लिए एंड्रोगेमोन 2, फर्टिलाइजिंग हार्मोन के लिए, ठीक है। फर्टिलाइजिंग हार्मोन का फंक्शन बताइए। सो गायनोगेमोन अगर हम देखते हैं, गायनोगेमोन 1 और गायनोगेमोन 2, गायनोगेमोन 1 जो होता है ये कहां से, ओवा से सिक्रीट हो रहा है। तो ये क्या करेगा, जब ये सिक्रीट होता है तो एंड्रोगेमोन 1 का जो सिक्रीशन है उसको कम करता है। इसको कम करेगा तो क्या होगा, ये जो स्पर्म की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये हार्मोन क्या कर रहा है, स्पर्म की एक्टिविटी को स्लो कर रहा है। तो ये ओवा से जो गायनोगेमोन 1 सिक्रीट होगा वो एंड्रोगेमोन 1 की एक्टिविटी को स्लो करेगा। जैसे ये सिक्रीट हुआ, उसके स्लो होने से स्पर्म की एक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है। तो एक तरीके से गायनोगेमोन 1 का ये काम हो गया। और गायनोगेमोन 2 जो होता है, जब वो सिक्रीट होगा ओवा से, तो वो क्या करेगा, जो कई स्पर्म होते हैं उनको ओवा पे स्टिक करता है, चिपकाता है। तो इसलिए ये जब सब हार्मोन एक साथ काम करते हैं तब ये रिएक्शन होती है और स्पर्म और ओवा फ्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये सारा इसलिए कहा जाता है कि जो फर्टिलाइजेशन है केमिकल मैकेनिज्म है, जिसमें या तो फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन रिएक्शन हो रही है, या हम ये कह सकते हैं कि इसके गैमोन्स के कारण ये प्रोसेस हो रही है। तो अब क्वेश्चन आप पढ़ो इतना सब, और फिर क्वेश्चन किस चीज पर आता है वो आपके डिपेंड हो सकता है। फर्टिलाइजेशन का क्वेश्चन पूरा भी आ जाए कि जिसमें आपको सब चीजें समझानी है, तो उसमें ये भी ये सब बता सकते हो, स्टेप्स बताते जाओ, इनके बारे में बताते जाओ। और डायग्राम तो मस्ट है ही, हर एक के साथ आपको डायग्राम बनाने ही बनाने हैं। क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि ये एंड्रोगेमोन्स क्या होते हैं, या गैमोन्स क्या होते हैं, या पॉलीस्पर्मी क्या है, ठीक है, फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन रिएक्शन क्या है, केमिकल लॉक किससे होता है। तो इस तरह कई क्वेश्चन बनते हैं। तो इतना सब पढ़ने के बाद एक बार बुक से जरूर रीड करना, और जहाँ एक्स्ट्रा कुछ लगता है आप उसको लिखना, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। फर्टिलाइजेशन की इम्पोर्टेंस, ये भी इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन या महत्ता। तो जैसा कि हमें पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, तो उसमें क्या होता है, कोई वैरायटी नहीं प्रोड्यूस हो सकती। वैरायटी प्रोड्यूस नहीं होना मतलब क्या होता है कि उसमें कोई फ्यूजन ही नहीं होता स्पर्म और ओवा का। एक ही ऑर्गेनिज्म के उसी के जो ऑर्गेनिज्म होता है उसी से नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो जो सेल का स्ट्रक्चर या न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है वैसा का वैसा कॉपी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है हम कहते हैं इसको फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में डिप्लॉइडी मेंटेन होती है, मतलब द्विगुणिता। हम कहते हैं ना स्पर्म और ओवा ये हो गए हैप्लॉइड, और इनसे डिप्लॉइड जाइगोट बना। यही डिप्लॉइड जाइगोट क्या करेगा, आगे जाके एक द्विगुणित ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो पेरेंट्स डिप्लॉइड थे, उनका बेबी जो हुआ वो भी डिप्लॉइड हो गया। तो ये कैसे हुआ, डिप्लॉइडी मेंटेन हो रही है, ठीक है। इसी के कारण जो गुणसूत्र या हम कहते हैं क्रोमोसोम जो होते हैं वो नंबर फर्टिलाइजेशन के कारण ही अपने पेरेंट्स के समान उसके बेबी में होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वो दोनों फ्यूज नहीं होंगे तो क्रोमोसोम नंबर सेम नहीं होगा, ठीक है। इसी फर्टिलाइजेशन के कारण जो मदर और फादर के जो क्रोमोसोम्स हैं उनके गैमीट्स फ्यूज होते, वो क्रोमोसोम्स फ्यूज होते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन क्रोमोसोम का होता है, एक नया कॉम्बिनेशन बनता है, उसके नए कैरेक्टर्स उसके कारण आते हैं, ठीक है। जो स्पर्म होता है उसके कारण से ही स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, इसमें निषेचन फर्टिलाइजेशन के कारण ही, ठीक है। और जो हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि मेल और फीमेल के गैमीट्स फ्यूज हुए और फिर क्या हुआ, वहां पर
जो फ्यूज होने के बाद में सेक्सेस कि एक्स वाई से फ्यूज हो रहा है या एक्स एक्स से फ्यूज हो रहा है, उसके कारण ही ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन भी फर्टिलाइजेशन के कारण ही होता है, ठीक है। और इसी के कारण जहां से फर्टिलाइजेशन होता है वहां से क्लीवेज का जो सरफेस स्पेस होती है वो भी क्लियर होती है, ठीक है। और इसी फर्टिलाइजेशन के कारण ही जो एग होता है उसका एक नया एक्सिस बनता है, ठीक है। और इसमें जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है एग की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो बहुत फास्ट हो जाती हैं, क्योंकि स्टिमुलेट होता है वो स्पर्म के न्यूक्लियस से, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद ही पॉलीस्पर्मी भी प्रिवेंट होती है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं या हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंस हैं फर्टिलाइजेशन के कारण होने वाले, ठीक है। तो इतना आपको फर्टिलाइजेशन में सिग्निफिकेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है वो है एक टॉपिक आपका पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन, ठीक है। तो ये जो अनिषेक जनन होता है नाम से ही क्लियर है। अभी तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था कि जो मेल और फीमेल के गैमीट्स हैं वो फ्यूज होके एक नया कॉम्बिनेशन बना रहे थे, डिप्लॉइडी मेंटेन हो रही थी। पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन में क्या होगा, जो एग है वो बिना स्पर्म के फर्टिलाइज हुए एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो सबसे पहले जो पार्थेनोजेनेसिस थी वो लॉक साइंटिस्ट थे और उनके जो कंपेनियंस थे उन्होंने इसको सबसे पहले कुछ एनिमल्स में देखा कि ऐसी कोई चीज होती है जिससे एग बिना फर्टिलाइज हुए ही नए ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म इस पार्थेनोजेनेसिस से प्रोड्यूस होते हैं उसको क्या कहते हैं, पार्थेनॉट, ठीक है। पार्थेनॉट्स कहते हैं उनको जो इससे प्रोड्यूस हुए हैं। पार्थेनॉट्स जो बेटी साइंटिस्ट थे उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी थी। डेफिनेशन क्या है कि जब जो ऐसी प्रोसेस जिसमें मेल गैमीट फीमेल गैमीट बिना मेल गैमीट के एक न्यू ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हो बन जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है, वो पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। तो ये जनरली क्या होते हैं, जो इंसेक्ट के या कुछ इंसेक्ट के कुछ ऑर्डर्स रहते हैं उनमें ये प्रोसेस जनरली पाई जाती है। हाइमेनोप्टेरा हो गया, ठीक है, होमोप्टेरा हो गया, कॉलियोप्टेरा हो गया, रोटिफर्स हैं, ठीक है, नेमेटोड्स हैं, जो पहले प्राचीन क्रस्टेशियंस, प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्रस्टेशियन है, कुछ ही काइनोडर्मेट्स, इनमें पार्थेनोजेनेसिस पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन लिख दिया मैंने, टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। तो ये जो अनिषेक जनन होता है ये दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है आर्टिफिशियल, कृत्रिम, जो चीज हम डेवलप कर रहे हैं, और एक होता है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, प्राकृतिक अनिषेक जनन। तो जो आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस है वो क्या होगा कि एग को स्टिमुलेट किया जाता है किसी भी एक बाहरी फैक्टर से, ठीक है। वो फैक्टर केमिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब एग को स्टिमुलेट किया जाता है क्लीवेज विदुलन के लिए और न्यू ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होता है, ये कहलाता है आर्टिफिशियल, ठीक है, अप्राकृतिक पार्थेनोजेनेसिस। तो या कृत्रिम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे हम कहते हैं कि पहला इसमें हो गया फिजिकल स्टिमुलस, ठीक है। जो हम बता रहे हैं इसमें फिजिकल स्टिमुलस में क्या हो जाएगा, जो जैसे हमने फिजिकल में आपको फिजिकल फैक्टर कौन से हो गए, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। अगर आप इसमें कुछ जो बिल्कुल एग को स्टिमुलेट करने के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो अपन ने दे दिया, या हमने उसको एक पर्टिकुलर प्रेशर दे दिया, या कोई एक इलेक्ट्रिक स्टिमुलस दे दिया, उसके कारण वो एग जो हो गया स्टिमुलेट हो गया। तो ऐसा स्टिमुलस फिजिकल स्टिमुलस कहलाता है। केमिकल स्टिमुलस में क्या होता है कि उसको जो एग है उसको किसी एक केमिकल में रख दिया। अब ये पोटेशियम क्लोराइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, कोई वीक एसिड हो गया, बेस हो गया वीक,
ठीक है, ब्यूरिक एसिड है, ऑलिक एसिड है। जैसे इसमें एग, फ्रॉग का जो एग होता है उसमें अगर एक निडल जो ब्लड सीरम में डिप करके, तो ब्लड सीरम भी यहाँ पर क्या स्टिमुलेंट हो गया, तो उस निडल को ब्लड सीरम में डिप करके उसको अगर एग से टच किया जाए तो वो एग क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाता है और डेवलप होने लगता है। क्लीवेज, एग की जैसे ही जाइगोट, एग के बाद जाइगोट बनता है या एग स्टिमुलेट होके वो क्या करता है, विदलन शुरू करता है या क्लीवेज शुरू करता है, मोरूला, ब्लास्टुला, गेस्टुला। तो इस चीज को या तो स्पर्म कर रहा था, अभी तक हमने जैसे पढ़ा कि उसने स्टिमुलेट किया एग को और जाइगोट बन के और क्लीवेज शुरू हो गया, तो ये चीज ब्लड सीरम के थ्रू जस्ट उसको स्टिमुलेट करके और वो चीज शुरू हो गई। तो ये जो ये कहलाता है केमिकल स्टिमुलस, ठीक है। फिर इसमें आता है एक यांत्रिक, मैकेनिकल स्टिमुलस। तो इसमें क्या होता है, एग्स को या तो किसी सुई से, निडल से पंचर, मतलब उसको टच करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, या फिर क्या होता है एग्स को शेकिंग की प्रोसेस करते हैं, जिससे उसमें अपने आप डेवलपमेंट स्टिमुलेशन हो जाता है और प्रोसेस शुरू हो जाएगी। फिर एक इसमें आता है कि स्टिमुलस प्रोवाइडेड बाय एंट्री ऑफ स्पर्म। अब ये स्पर्म हो सकता है कि उसी स्पीशीज का ना हो, किसी का भी अलग इस स्पर्म लेकर वो स्पर्म क्या करेगा, स्टिमुलेट तो कर देगा एग को, पर उसका कोई और इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ उसका काम ये रहेगा स्टिमुलेशन, जिससे विदलन शुरू हो जाए, तो किसी और के स्पर्म से। तो ये जो कुछ प्रोसेस है ये आर्टिफिशियल कहलाती हैं, ठीक है। अब नेचुरल अगर पार्थेनोजेनेसिस हम देखें तो ये एफिड्स हुए, रोटिफर्स है, फिलोपोड्स है, इंसेक्ट्स जनरली इनमें पाई जाती है नेचुरल, ठीक है, प्राकृतिक रूप से। तो प्राकृतिक रूप से ये जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस है ये दो टाइप की होती है, एक तो कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस और एक साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। अब जो कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस है इसमें मेल्स नहीं होते, ठीक है। जो भी स्पीशीज जिसमें कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस होती है मेल्स नहीं होंगे, सिर्फ फीमेल्स होंगी, और जो एग होते हैं वो फीमेल से ही डेवलप होंगे, और जो एग कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप होंगे उनमें सिर्फ फीमेल्स ही होंगी, ठीक है। और इसमें कोई भी जीन का इंटरचेंज नहीं होता, क्योंकि कहीं कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, ठीक है। ये तो हो गई कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस जैसे हनी बी में, ठीक है, तो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, फिर पार्थेनोजेनेसिस हो रही है, फिर सेक्सुअल, फिर पार्थेनोजेनेसिस। तो जब ऐसी प्रोसेस होती है तो वो साइक्लिक चलता है, तो ये कहलाता है साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। जैसे हनी बी होती है, वास्प होती है, इसमें जो है ये दो टाइप के होते हैं, साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस, हेप्लॉइड साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस और डिप्लॉइड साइक्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस, हेप्लॉइड साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस जो है इसको एरिनोटॉकी कहते हैं, और डिप्लॉइड साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस जो है उसको थीलोटॉकी कहते हैं, ठीक है। ये डिवीजन याद रखना, और फिर उससे क्या होता है, क्लियर हो जाएगा आगे कि हमें क्या पढ़ना है। तो साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस, हेप्लॉइड और डिप्लॉइड, और जो डिप्लॉइड है उसको एमियोटिक और मियोटिक दो में डिवाइड किया हुआ है। इनका डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना चीज रिवाइज करो, और बुक पढ़ना मत छोड़ो, क्योंकि बुक से पढ़ोगे तभी उसमें एक्स्ट्रा कुछ होता है वो मिलेगा, और उसको नोट्स में लिखो। ओके, थैंक यू।